बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक तरह से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो नया लेसन मैं लेके आई हूँ वो 8th क्लास की किताब से है, गेहूं का दाना। इसको पढ़ते हैं। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहाँ वहाँ पहुँचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। गेहूं का दाना, ये जो हमारा लेसन है, इसकी हमेशा हम सलीस करते हैं स्टेंजा बाई स्टेंजा, यानी आसान उर्दू में पढ़ के आपको समझाती हूँ। तो हम स्टेंजा बाई स्टेंजा आज भी करेंगे। तो क्या कहते हैं एक बार बच्चे खेल रहे थे। तो वहाँ ज़मीन में दरार पड़ गई, यानी कि उसमें एक आ गई, दरार सी आ गई, जैसे कि ज़मीन फटी हुई हो जहाँ से। तो बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए और देखने लगे कि वहाँ पर एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने अच्छे से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं था बल्कि क्या था, गेहूं का दाना। अभी बच्चे इस बात पर बहस ही कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ ही रहे थे। लेकिन इतने देर में एक मुसाफिर आया, एक सफ़र करता हुआ एक बंदा वहाँ पहुँच गया और उसने उसको देखकर तो हैरान हुआ और उसने क्या किया, बच्चों को पैसे दिए और वो ख़रीद लिया। मोल ले लेना यानी ख़रीद लिया उसने। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने उसे वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। अब क्या हुआ कि वो जो मुसाफिर था वो शहर चला गया और वहाँ उसने वहाँ के राजा को वो जो गेहूं का दाना था, जो अंडे की तरह था बड़ा सा, वो उसने उस राजा को बेच दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। अब राजा ने क्या किया कि वो अपने सब जितने भी उसके दरबार में काम करने वाले लोग थे उन सब को बुलाया और उनको दिखाया और कहने लगा, बताओ कि ये गेहूं का दाना है या अंडा है। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ ना आया। चनाचा गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। अब क्या होता है कि वो किसी की समझ में जब बात नहीं आई कि वो मुर्गी का अंडा है या गेहूं का दाना है, तो उन्होंने पास में ही खिड़की पर वो रख दिया। और थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि एक चील आई और उसने, चील एक परिंदा होता है, और वो आई और उसने क्या किया कि अपनी चोंच से उसको मारा और वो थोड़ा सा हिल गया और तब मालूम पड़ा कि वो गेहूं का दाना है। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। अब राजा ने क्या हुक्म दिया कि ये गेहूं का दाना कहाँ पे पैदा होता है, इतना बड़ा जो अंडे की मानद है। तो किसी बूढ़े किसान को लाया जाए, यानी जो बहुत उम्र वाला हो, जो बता सके। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उससे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। अब क्या था, एक बूढ़ा आया और उसको दरबार में पेश किया गया। वो जो 2 लाठियों पर चलता था, उसके बाल सफ़ेद थे, मुंह में एक भी दांत नहीं था। और उसने जब गौर से देखा तो बोला कि मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे वालिद साहब को मालूम हो। तो इस बात पर कि वो इस गेहूं के दाने के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है?
अब क्या होता है कि अब राजा ने ये कहा कि आप ना इस किसान के बाप को दरबार में बुला लो। अब दरबार में बूढ़े बाप को बुलाया गया। अब बेटा दो लाठियों पर चलता था और जो बाप था वो एक लाठी के सहारे चलता था। बेटे की आंखों में बेनाई नहीं थी, जबकि बाप की अभी एक आंख अच्छी थी। तो राजा ने उससे गेहूं के दाने के बारे में पूछा, बड़े मियाँ क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा ना था, यानी कि कम सुनता था लेकिन अपने बेटे की तरह इतना ज़्यादा कम भी नहीं सुनता था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं ना बोया है ना देखा। अब उसने भी कहा कि मैंने कभी नहीं देखा ना बोया है, और कभी मोल भी नहीं लिया, यानी कि कभी मैंने उसे ख़रीदा भी नहीं, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही ना था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी ना था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा ना था। मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं गेहूं होता था। आप इनसे दरियाफ़त कर लें। अब क्या कहता, अब बाप भी कहता है कि मेरे बाप से पूछा जाए, क्योंकि मैंने अपने ज़माने में ये जो गेहूं है ऐसा नहीं ना बोया है, ना ख़रीदा है, ना लिया है। तो अब उसने भी अपने बाप को बुलाने के लिए कहा। अब इस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, इसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी ना था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया। इसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। अब देखो, ये जो बूढ़ा आया, पहले एक आया बूढ़ा, उसके बाद दूसरा बूढ़ा आया, अब तीसरा बूढ़ा आया, यानी पहले बेटा आया, फिर बाप आया, अब दादा आया। तो दादा के बारे में ये कहते हैं कि वो बिना सहारे के आया, यानी उसके पास कोई लाठी नहीं थी। वो जवानों की तरह चल रहा था और वो बहरा भी नहीं था और उसकी आंखों में चमक थी। तो वो उसने जो ही गेहूँ लिया और खुशी से उछल पड़ा कि देखो, ये मेरे ही ज़माने का गेहूँ है। तो राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूँ कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूँ हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूँ बाजार में बिकता है? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह ना करता था। देखो, अब वो अनाज बेचने को भी गुनाह समझते थे पुराने लोग। हम में से कोई भी पैसे का नाम ना जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ गेहूँ होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? तो इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ना कहता था कि ये मेरी ज़मीन है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता तो दो लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। अब राजा ने देखो कितना अच्छा क्वेश्चन किया। क्या पूछा कि आपका जो पोता है वो तो दो लाठियों पर आया, आप तो सेहतमंद हैं, आप तो बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे नौजवान चलते हैं। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमय्यन नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए इसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी। तो देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। बूढ़े किसान ने क्या कहा है कि हाँ, उसने हमें ये सबक दिया है कि हमें किसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखना चाहिए और साथ में अपनी कमाई पर मुतमय्यन होना चाहिए और खुदा पर ईमान रखना चाहिए और साथ में अपनी मेहनत पर
भरोसा रखना चाहिए। इसी वजह से उस ज़माने का गेहूं जो था वो अच्छा था, बड़ा था। और आज जो है वो ऐसा नहीं है। आज लोगों की सेहत भी जल्दी ख़राब हो जाती है और उस वक़्त के लोग भी बड़ी बड़ी ज़िंदगियाँ जिया करते थे। तो ये जो हमारी कहानी थी ये किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय ने। इसमें आपने वही इक़्तिबास एक एक करके आपने इसकी तसलीस करनी है, यानी आसान उर्दू लिखना है। और शुरू में जैसे कि हम लिखते हैं वैसे ही आपने लिखना है कौन सी कहानी है और किसने लिखी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे अल्फाज में नहीं, दरियाफ़त करना, मालूम करना, मुतमईन होना, इत्मीनान रखना, हाज़र, मौजूद, सामने, रवाज, तरीका। ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था? तो सवाल हमारा क्या है? सबसे पहले कैसे मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं वो गेहूं का दाना था? ऐसे मालूम हुआ कि जब उन्होंने खिड़की पर रखा और एक चील आई और उसने उसको छेद कर दिया तो मालूम पड़ा ये अंडा नहीं गेहूं का दाना था। तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेटा था, क्योंकि वो दो लाठियों के सहारे आया था। बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? बड़े दादा ने इस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि ऐसा गेहूं उनके ज़माने में हुआ करता था। इसने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी था और खाया भी था। आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी इसलिए है क्योंकि वो अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, वो खुदा पर ईमान नहीं रखता, अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि दूसरों की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है और अपनी मेहनत पर और खुदा पर भरोसा करना उसने सीखा नहीं है। इसलिए उसकी ज़िंदगी जो है वो दुख भरी है। गेहूँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम अच्छा गेहूँ कैसे उगा सकते हैं? तो गेहूँ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले तो वो हमारी खुराक है। तो दूसरी बात ये है कि रोज़ी रोटी हमारी गेहूँ से ही आती है। हमारी सेहत जो है वो खाने से ही बनती है। हमारे सेहत के लिए गेहूँ जो है वो मुफीद है। तो अच्छा गेहूँ उगाने के लिए हमें अच्छी बीज, अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है और अपनी मेहनत और ईमानदारी की ज़रूरत होती है। और उसको अच्छी खाद और अच्छी ज़मीन और जदीद साइंसी तरीक़ों से भी हम उसे अच्छा गेहूँ हासिल कर सकते हैं अपनी अच्छी ज़मीन से। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, खाली जगहों को पूरी कीजिए। कहता है, गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डैश था, गेहूं का दाना था। सॉरी, दाना है। ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डैश से नहीं देखना चाहिए, नज़रों से नहीं देखना चाहिए। उस वक़्त हर इंसान अपनी डैश पर भरोसा करता था, अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। इसलिए इसका गेहूँ इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की डैश लगता था, अंडे की मानद लगता था। तो पढ़िए और याद कीजिए। अक्लमंद, ज़रूरतमंद, गैरतमंद, दीनदार, शानदार, दयानतदार, सेहतमंद, दर्दमंद, गुनहगार, मालदार, हयादार, ईमानदार। तो अब ये देखें, ये अल्फाज हैं, ये अपने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। और ये हमें बताया गया है कि हम किन चीज़ों के साथ मंद लगा सकते हैं या दार लगा सकते हैं। ये एक किस्म के हमारे जो हैं सुफिक्स प्रीफिक्स जैसे होते हैं वैसे ही हैं हमारे उर्दू में। तो ये भी करने हैं आपको और पूरा लेसन आपने लर्न भी करना है और लिखना भी है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे लियो टॉल्स्टॉय हैं इनकी हालात ज़िंदगी भी लिखनी है और इस कहानी का खुलासा भी लिखना है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Subscribe the channel and like the video and also press the bell icon. Thank you so much for watching.